हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना, जो भी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस वाला डेरिवेशन है, जिसको कि रिफ्रैक्शन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ये वाला डेरिवेशन देख लेंगे। और रिफ्रैक्शन फार्मूला इसको कहते हैं ना, बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं होता है। मान लो एग्जाम में ये रिफ्रैक्शन फार्मूला लिख के आ गया तो सोच में पड़ जाना कि कौन सा चीज़ करना है। ठीक है, तो या तो टॉपिक हालांकि सीबीएसई में ज़्यादातर चांस रहता है रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही लिख के आने का, बट फिर भी ध्यान रखना है कि इसी को रिफ्रैक्शन फार्मूला भी कहते हैं। तो हम लोग कोई एक डेरिवेशन को बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे ना। तो इसमें देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा ओ रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? जो ऑब्जेक्ट है ये रेयरर मीडियम में रखा हुआ है, ध्यान रखो। ये इस बात को लिख भी सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम। और इधर जो ग्लास का ये बना हुआ है इस तरफ से जो ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये है हमारा डेंसर मीडियम का। तो ये है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए हैं μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए हैं μ2। तो जो फाइनल इमेज यहाँ पे बनता हुआ आई दिख रहा है वो कहाँ बना हुआ है? वो डेंसर मीडियम में बना हुआ है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? रेयरर मीडियम में। तो ये बात एज इट इज आप एग्जाम में लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन थ्योरेटिकल लिख के आ सकता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम, है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? रेयरर मीडियम में। अच्छा, रेज ऑब्जेक्ट से ही तो आएगा ना। तो अगर रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इससे एक और बात पता चलता है कि जो इनकमिंग रेज है सरफेस पे, है ना, ये देखो ये सरफेस पे ये जा रहा है कि नहीं रेज, तो ये सरफेस के लिए इनकमिंग रेज हुआ ना, तो इनकमिंग रेज रेयरर मीडियम से आ रहा है। ठीक है, ये सारा बात इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है। तो ये बात लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। ये बात यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि एक देखो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख भी दिए हैं कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। इस बात पे बड़ी जोर हम दे रहे हैं, तो इस बात का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि है ना कि रेयरर से डेंसर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट से एक रे यहाँ चला गया और सरफेस पे टकराया। भाई ये एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, बल्जिंग आउट इधर की तरफ है ना, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसको कन्वेक्स कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये कन्वेक्स का ये कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और सेंटर से गुजरने वाला लाइन ही तो हमारा क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। तो इस रेज अगर मान लो ये सरफेस नहीं होता तो ये रेज तो सीधे चला जाता ना ऑब्जेक्ट से, ये रेज ऐसे ऑब्जेक्ट से सीधे चला जाता। लेकिन ये ऑब्जेक्ट सीधे ना जाकर यहाँ ये पिंक वाले रास्ते में ये जो है इस तरह से इधर ऐसे बेंड कर गया है और फाइनली यहाँ पर जाके टकरा गया है प्रिंसिपल एक्सिस से। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक रेज जो गया होगा सीधे, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन है, तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन तो सीधे चला जाता है बिना डेविएशन के, डेल्टा जीरो करके। रिफ्रैक्शन हुआ है लेकिन डेविएशन नहीं होगा इसमें। और तो यहाँ पे जहाँ पर रेज मिलता है वहाँ पे इमेज बनता है, क्योंकि रेज रियली में मिट रहा है इसलिए रियल इमेज बन गया ये। ठीक, इमेज बनाने का प्लॉटिंग समझ में आ गया होगा। अब देखो दिमाग में ध्यान रखो कि अल्फा जो एंगल बना हुआ है कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट के पास में। अल्फा जो एंगल बना है कहाँ बना है? ऑब्जेक्ट के पास में। बीटा जो बनेगा एंगल वो कहाँ बना है? इमेज के पास में। इमेज के पास में क्या बनेगा? बीटा बनेगा। इमेज के पास में कौन सा एंगल है? इमेज के पास में कौन सा एंगल है? बीटा है। इमेज के पास में बीटा, और ऑब्जेक्ट के पास में अल्फा। आ रहा है समझ में? तो ये सारा बात समझा दिए। ठीक, चलो अच्छा। अब देखते हैं जो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है उसको हम बोल दिए थीटा। ये एंगल यहाँ पर क्या है? थीटा। ठीक, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सब जगह लगेगा और डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। चलो यहाँ पे देखो हर डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से लेफ्ट साइड जो मेजर हो रहा है वो निगेटिव है -u, और पोल से जो राइट साइड में मेजर हो रहा है, मतलब इंसिडेंट रे इधर लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, रेयर से डेंसर, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस भी इमेज पे और प्लस आर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मान लिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY।
एक XY कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये जो सरफेस है इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2, जो कि डेंसर मीडियम है, एंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 प्लेस्ड इन ए रेयरर मीडियम, यानी कि ये जो सरफेस है मीडियम है इस तरह से, ये रखा कहाँ गया है, ये रेयरर मीडियम में रखा हुआ है। मतलब ये इधर भी एयर है, इधर भी ऐसे एयर है, ये एयर मान लिए मतलब समझने के लिए, है ना, लेकिन ये है कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम। तो ये रखा हुआ है रेयरर मीडियम में, तो इतना बात लिख सकते हैं। इसके बदला आप ये भी लिख सकते थे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम एंड इमेज विल बी फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम, ये भी लिख सकते हैं। दिमाग में बैठा दिए ये सब बात। ऑब्जेक्ट पे एंगल कितना बनाना है, अल्फा, इमेज पे कितना एंगल बनाना है, बीटा, और नॉर्मल से प्रिंसिपल एक्सिस पे कितना एंगल बनाना है, थीटा। ठीक, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से यहाँ पे एंगल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मुड़ गया ऐसे, तो इसको कहते हैं क्या हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर किसी को मन हो तो ये भी कर सकता है कि रे जो जाना चाहिए था इधर से चला गया इधर, इसको कहते हैं हम लोग क्या, डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा यहाँ पे आई माइनस आर है, ये तो सबको नॉर्मल है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है ये डेल्टा, ये सबको पता होता है, इसमें कोई खास बात नहीं। हम लोग को करना है क्या है, हम लोग को सिंपली अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ। हम लोग क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। अब स्नेल्स लॉ लगाने का बहुत तरीका होता है सबका, हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो डेरिवेशन सब में बड़ी काम का चीज़ है, और उस तरह से लिखने पे ही आपको मतलब ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी आप जैसे भी अगर सीखे होंगे मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में तो वो भी सही है। हमें बता रहे हैं कि स्नेल्स लॉ को अगर आपको काम में लेना है तो एक बात ध्यान रखना है कि स्नेल्स लॉ में साइन आई बाई साइन आर का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखना है और किसके रिस्पेक्ट में लिखना है वो समझते हैं। देखो, हम अगर इस जगह पे पॉइंट नंबर ए पे देख रहे हैं ना कि इंसिडेंस हो रहा है इस तरह से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यही है ना, यहीं पे रिफ्रैक्शन हुआ है ऐसे, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप चेक करो कि जो फाइनल वाला रेज है वो किस मीडियम में जा रहा है। देखो, ये रेयरर से रेज आके और डेंसर में गया है ना, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है μ2 का विथ रिस्पेक्ट टू μ1, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है μ2 विथ रिस्पेक्ट टू μ1। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। और यहाँ साइन आई बाई साइन आर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सपोज करते कि रेज इधर से इधर आता, अगर इधर से इधर आता तो लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 विथ रिस्पेक्ट टू μ2। आ गया समझ में। अब देखो, यहाँ पे एंगल आई एंड आर जो है वो बहुत स्मॉल है। जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन आई के जगह पर आई रेडियन लिख सकते हैं, साइन आर के जगह पे आर रेडियन लिख सकते हैं, रेडियन में वैल्यू होता है ना। तो आई इज इक्वल्स टू 1 μ2 का मतलब क्या है, ये इसको पढ़ो, मेरे ख्याल से इसको पढ़ने का तरीका लिखा लो, क्या है ये लिखा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अच्छा, अब यहाँ पर कोई कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है इसको μ21 ऐसे भी लिख सकते हैं, μ21 ऐसे भी लिख सकते हैं, μ21 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन एक खास बात ध्यान रखो कि हर बार 2 जो है वो म्यू के इधर नीचे पैर में बैठा हुआ है, तो ये इस तीनों बात का मतलब एक ही होता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो जिसके रिस्पेक्ट में वो अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है, लेकिन जिसके बारे में लिखना है वो है यहाँ पर। तो आप कोई भी एगो पकड़ लो, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, डेरिवेशन में इस तरह से यूज करना चाहिए। ठीक, चलो अब आते हैं, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग दो बार यहाँ पे देखेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखो क्या है, एंगल आई बन रहा है ना यहाँ पे, एंगल आई, तो एंगल आई देखो किसके एक्सटीरियर में है, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए ओ सी को देखो, इस वाले बड़े ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल के इस साइड को ऐसे इधर प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो किसी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे और वो अगर एडजेसेंट साइड के साथ कुछ एंगल बना रहा है जो कि ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, तो वो एंगल सम होता है वो अपने अपोजिट के सम। मतलब इस एंगल आई के बगल में यहाँ एंगल है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये अल्फा और थीटा, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। ठीक, आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस थीटा लिख देंगे। उसी तरह से इस ट्रायंगल पे सोचो, इस ट्रायंगल पे है ना, ए सी आई, कौन सा ट्रायंगल, ए सी आई,
देखो यहाँ थीटा बन रहा है ना एक्सटीरियर में, नॉर्मल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना लेना है थीटा, चाहे गामा भी बहुत लोग बना लेते हैं। अल्फा ऑब्जेक्ट के पास, बीटा इमेज के पास, गामा किसी को बना तो गामा बना लो। अभी हम लोग थीटा बना लिए तो क्या दिक्कत, तो थीटा बना लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये थीटा देखो किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस बीटा के हो जाएगा कि नहीं। डायग्राम में ही समझ लो कि तुम्हारा आधा काम हो जाएगा, डायग्राम अच्छा से रट जाओ। तो आई को लिख लेना अल्फा प्लस थीटा, और फिर थीटा को लिख देना आर प्लस बीटा, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम स्नेल्स लॉ अप्लाई करके 1μ2 इजिकल टू साइन आई बाई साइन आर, आई और आर को वेरी स्मॉल लिखना है, और इस तरह से 1μ2 इजिकल्स टू आई बाई आर लिख देना साइन हटा के। ठीक है, यहाँ पे उसका मतलब लिखा है कि इक्वेशन 1 बता दिए, एंगल आई को बता दिए अल्फा प्लस थीटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रेंगल ए एम, और ए सी आई वाले में ट्रेंगल में बताए थे थीटा होता है आर प्लस बीटा। अरे अपना लोग को क्या चाहिए, अपना लोग को आई और आर चाहिए ना, तो आई तो डायरेक्ट निकल गया, लेकिन थीटा आर प्लस बीटा तो उधर से आर निकाल के बैठ जाओ, आर इजिकल टू क्या हो गया थीटा माइनस बीटा। देखो इसी इक्वेशन में इसको यूज कर लिए आई और आर का, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई के जगह पे थीटा प्लस अल्फा लिख लिए, और 1μ2 के जगह 1μ2, और आर के जगह पे क्या लिख लिए थीटा माइनस बीटा। दिमाग में रखना है क्या कि हमको पहले स्नेल्स लॉ लगाना है, हमको पहले क्या करना है स्नेल्स लॉ लगाना है, उसमें साइन आई बाई साइन आर को अगला स्टेप में साइन से साइन हटा के आई बाई आर लिखना है। जैसे ही यहाँ आई बाई आर रख लेंगे तो हमको आई और आर के बारे में सोचना है, और आई और आर के बारे में सोचने के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिमाग में रखना चाहिए, और उसके लिए ये वाला डायग्राम यहाँ पे अच्छा से समझ में आना चाहिए कि आई जो है वो अल्फा प्लस थीटा के बराबर है, और थीटा जो है वो आर प्लस बीटा के बराबर है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये चलो ये दिमाग में ही ऐसा डेरिवेशन, दिमाग में इस डेरिवेशन को हो जाने के बाद आंख बंद करके बोल जाओ पूरा डेरिवेशन को कि कैसे कैसे क्या करना है, तब जाके आपको दिमाग में बैठेगा। तो आ जाओ इधर से, ये क्वेश्चन बन गया। अब एंगल्स अगर स्मॉल होता है तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और टेन थीटा एक आपस में बराबर हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, और वो थीटा के बराबर होता है। जब थीटा है तो थीटा के बराबर टेन थीटा लिख दिए यहाँ पे, अल्फा है तो अल्फा के बराबर टेन अल्फा लिख दिए। ठीक है, एंगल्स आर स्मॉल है इसलिए तो ये बात लिख दो थोड़ा सा, तो टेन थीटा प्लस टेन अल्फा 1μ2, फिर यहाँ टेन थीटा लग गया और माइनस टेन बीटा। ये वाला इक्वेशन सोचो, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा इमेज बनाने का कोशिश करो कि जो इमेज बन रहा था इस तरह से, एंगल आई बाहर बन रहा था और यहाँ ऑब्जेक्ट के पास अल्फा था और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास थीटा था, तो आई इज इक्वल्स टू हो गया था अल्फा प्लस थीटा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंगल था, है ना, यहाँ पे देखो मन की आँख से कि यहाँ पर एक ट्रेंगल ऐसे बन रहा था जो कि थीटा यहाँ बन रहा था और आर और बीटा अंदर बन रहा था, तो थीटा इक्वल था आर प्लस बीटा के, तो आर क्या हो गया थीटा माइनस बीटा, तो यहाँ थीटा माइनस बीटा है। सिंपल एक ये भी कर सकते हो कि थीटा प्लस अल्फा और थीटा माइनस बीटा, थीटा प्लस करना है अल्फा और थीटा में से बीटा माइनस करना है। थीटा कौन सा एंगल है बोलो, थीटा कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, प्लस क्या कर रहा है वो एंगल जो ऑब्जेक्ट पे बनता है, प्लस एंगल अल्फा है, प्लस यहाँ क्या है थीटा, माइनस क्या कर देना है बीटा। ठीक, बाई डिफॉल्ट अगर तुमको खाली कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिख के आता है, चाहे कुछ नहीं कन्वेक्स कन्वेक्स नहीं भी लिख के आएगा, खाली स्फेरिकल सरफेस लिख के एग्जाम में आता है, तुम यही वाला डेरिवेशन कर देना कन्वेक्स वाला को, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। बाकी हम समझा तुमको कनकेव वाला भी देंगे, लेकिन इसको एकदम रट के चल जाओ। तो अब अगला स्टेप क्या करना है, थीटा प्लस अल्फा कैसे निकला है आई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, थीटा माइनस बीटा कैसे निकला है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी निकाल के, और उसमें से आर निकाल लिए थे हम लोग। और ये जो रिलेशन ऐसे लिखा हुआ आई इज इक्वल्स टू 1μ2 बराबर इंटू आर, ये लिखा है स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ लगा के आई और आर निकाल के इसमें वैल्यू पुट करके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के अब क्या करना है टेन थीटा टेन अल्फा। अब देखो डायग्राम देखने का कोशिश मत करो, नहीं तो इतना टाइम कहाँ है, दिमाग में लगाओ कि टेन थीटा कौन सा एंगल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना था। टेन अल्फा कहाँ बना होगा ऑब्जेक्ट के पास, टेन थीटा कहाँ बना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, टेन बीटा कहाँ होगा इमेज के पास। तो अब क्योंकि टेन थीटा निकालना होता तो एक ट्रायंगल राइट एंगल चाहिए ना, तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दो ए एम परपेंडिकुलर। तब सोचो अगर तुमको टेन अल्फा लिखना है, तो अगर तुमको ये बात पता है कि ऑब्जेक्ट के पास बना है, तो सीधे ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा कि नहीं, ए एम अपॉन में एम हो, ए एम अपॉन में एम हो। अगर तुमको टेन बीटा लिखना है तो इसी ट्रायंगल में ऐसे देखो, परपेंडिकुलर ए एम अपॉन में एम आई, ए एम अपॉन में एम आई। अरे वो ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, आई इमेज को दिखा रहा है, ए एम परपेंडिकुलर दिमाग में रखो, एम से ओ जाना है, एम से आई जाना है, परपेंडिकुलर तो ए एम ही है। और टेन थीटा लिखना है तो इस ट्रायंगल में देखो, बोलो टेन थीटा क्या है, ए एम अपॉन में एम सी, ए एम अपॉन में एम सी।
तो अभी तो डायग्राम हम दिखा दिए, लेकिन अभी देखो ये बिना डायग्राम देखे हुए कैसे इसको बोलना है। थीटा कहाँ बन रहा है बोलो? थीटा बन रहा है सर सी पे। तो ऊपर क्या लिख दिए? ए एम अपॉन में एम सी। ए एम परपेंडिकुलर है तो वही एम सी यहाँ चला गया। अल्फा कहाँ बन रहा है? ऑब्जेक्ट पे, तो ए एम अपॉन एम ओ। ए एम अपॉन एम ओ, बोलो रटा गया। 1 म्यू 2 यहाँ पर आ गया। टेन थीटा कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो क्या आ गया? ए एम अपॉन में एम सी। टेन बीटा कहाँ बन रहा है? इमेज पे, तो यहाँ देखो एम आई आ गया। बीटा इमेज पे बन रहा है, आई आना चाहिए। थीटा सी पे बन रहा है, सी आना चाहिए। अल्फा ऑब्जेक्ट पे बन रहा है, ओ आना चाहिए। थीटा सी पे बन रहा है, सी आना चाहिए। ए एम अपॉन एम, ए एम अपॉन एम, ए एम अपॉन एम और ए एम अपॉन एम तो कॉमन आ गया समझ में? हाँ, तो इस तरह से डेरिवेशन कोई बताया है तो बताओ हमको भी थोड़ा कमेंट वमेंट करके। ठीक है, चलो। अब देखो एपर्चर अगर स्मॉल है, हम लोग के डेरिवेशन में तो छोटा छोटा सरफेस ही लेना है जिसका एपर्चर स्मॉल है। तो ये जो पॉइंट एम है ना, ये एम और पॉइंट पी जो है वो क्या रहेगा? आपस में बहुत पास पास रहेगा। किसी को मन करेगा तो डायरेक्ट वो ए पी भी लिख सकता है, अगर एग्जाम में टाइम ना मिले तो डायरेक्ट वो ए पी ऐसे लिख देगा कि ये सीधा है एकदम। ये कर्वेचर बहुत कम है, एपर्चर बहुत कम है, इसका मतलब कि कर्वेचर बहुत कम है। तो ये कर्वेचर अगर कम है तो डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर ए पी ही बोल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, तो जहाँ जहाँ एम पॉइंट है वहाँ 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 क्या कर दो? पी कर दो। देखो यहीं पे देखो एम 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 कैंसिल कर दो। जहाँ जहाँ एम है, जहाँ जहाँ कैपिटल एम रखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या रख दो? पी रख दो। तो 1/PC प्लस 1/PU, 1/PC माइनस 1/PI। अब देखो, फिर देखो डायग्राम देखने का जरूरत नहीं। सी कहाँ बना हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पोल से डिस्टेंस लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट साइड था तो क्या ले लिए? प्लस आर, दिखा चुके हैं एग्जाम डायग्राम में। ऑब्जेक्ट कहाँ बना हुआ है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड बना हुआ है तो क्या हो जाएगा? माइनस का यू हो जाएगा। ये तो 1/2 चलते आ रहा है शुरू से। फिर देखो सी क्या है? जैसे इधर लिखे वैसे इधर 1/r आ गया। माइनस आई, आई कहाँ बना हुआ है? इमेज, और इमेज भी प्लस साइड में है तो ये तो माइनस फार्मूला वाला है। ये तो माइनस फार्मूला वाला है, ये वाला भी पॉजिटिव ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर लिए। अब देखो एक चीज ध्यान से कि साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए? यूज कर लिए। अब देखो साइन कन्वेंशन यूज कर लिए, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिए इस तरह से 1/r माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/2/r माइनस 1/2/v। आगे समझ। अब देखो v और u वाला टर्म एक तरफ ले गए तो 1/2 इधर माइनस में है, 1/2 इधर माइनस में है तो इधर आ गया ये 1/2/v प्लस में आ गया, और ये -1/u तो था ही था, -1/u। इधर 1/r प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/2/r माइनस 1/r, तो 1/2 माइनस 1/r। तो बेसिक इक्वेशन तो लिखो, बेसिक इक्वेशन तो यही है। तो यहाँ पे आके हम छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में, डेरिवेशन ही तो पूछा है ना, लेकिन न्यूमेरिकल किससे बनेगा? तो उसके लिए थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो द एबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, देखो इसको मतलब आसान बना दिए। आसान याद रखने का तरीका कि म्यू बाई भी माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। देखो म्यू के नीचे भी है, मतलब म्यू किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ इमेज बना हुआ है। और यू के ऊपर देखो यहाँ 1 है, मतलब 1 किसका है? रेयर मीडियम का, यानी कि एयर है एक्चुअल में अभी, इस तरह से सोचो। और यहाँ पर ये म्यू है ना। बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं रहेगा तो एक मीडियम लेंगे और उसको एयर में माना करेंगे। और म्यू माइनस 1/r, ये तो म्यू क्या था? जहाँ इमेज बन रहा है, ये देखो ये म्यू के नीचे ही भी है। इस इक्वेशन को इस तरह से, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो 1/2 को बोले हैं थोड़ा देर पहले कि 1/2 क्या है? 1/2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 1/2 को μ2/μ1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो μ2/μ1 इंटू भी लिख लिया -1/u। उसी तरह से यहाँ पे एलसीएम लेके 1/2 को μ2/μ1 लिख दिया, और ये तुम्हारा हो गया। अब एयर अगर है तो μ1 के वैल्यू पे 1 और μ2 की जगह पे म्यू, यहाँ देखो क्या आ गया? μ2/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस 1/r। ये डायरेक्ट कैसे आया होगा ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे समझा दिए। तो ये दिमाग में रख सकते हो, है ना, इसको रिमेंबर रख सकते हो। एक और इक्वेशन सिखाएंगे अभी। अब आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर, अगर ऑब्जेक्ट, डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे समझते हैं चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ होगा तो रेज कहाँ जा रहा होगा? रेज जा रहा होगा डेंसर टू रेयरर।
डेंसर ऑब्जेक्ट जिधर रखेगा उधर से ही तो ऑब्जेक्ट आएगा ना, बस रेज आएगा। तो रेज कहाँ जा रहा होगा, डेंसर टू रेयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखने लग जाएंगे, μ1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार μ1 क्या है, रेयरर मीडियम है, और μ2 क्या है, डेंसर मीडियम। तो इस बार रेज जा ही रहा है रेयरर में, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखा गया, रेयरर का, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो ये μ1 रेयरर का और μ2 डेंसर का, ये फिक्स बात है। μ1 रेयरर का और μ2 किसका लेना है, डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर रेज पलट गया, μ1 μ2 का नाम तो वही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अगर तुमको ये याद है, ये वाला फॉर्मेट कि μ/v -1 है ना, ये वाला बात याद रहेगा कि μ/v -1/u इक्वल टू μ -1/r। तो ध्यान रख लेना कि यहाँ म्यू किसका लिख लेगा, रेयरर का। इमेज बन रहा होगा, रेज कहाँ जा रहा होगा, डेंसर टू रेयरर। तो रेयरर में इमेज है इस बार, तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिवाइड बाई v -1/u, और वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ है -1/r। रेज 2 से 1 में जा रहा होगा, पहले रेज अभी डेरिवेशन में 1 से 2 था। एक तरीका ये भी ध्यान रखने का है कि अगर रेज जाएगा 2 से 1, अच्छा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ऐसे भी करके लिख सकते हो कि μ1/v माइनस μ2/u, है ना। μ1 क्या है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये v क्या है, इमेज जो कि रेयरर में बनना होगा। इस तरह से μ2 क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। तो μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। ये भी खूब इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मेट भी खूब इम्पोर्टेंट है। और ये फॉर्मेट भी कहाँ से आ सकता है, अरे भाई अभी हम मान लिए हैं वो केस तब ना कि μ1 1 है। μ1 अगर 1 नहीं होता तो ये μ1, ये जो μ1 है, ये μ1 यहाँ पे चला आता ना, आगे समझ में, और नीचे μ1 से μ1 कट जाता। यहाँ पे अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यही लिखा हुआ है ऐसे, देखो μ2 माइनस μ1, है ना। ऐसे समझो ना कि पूरा इक्वेशन को μ1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से μ1 कट गया और इधर आ गया μ1, तो इधर से तो μ2/v हो गया माइनस μ1/u हो गया। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए μ1 से, तो नीचे वाला भी μ1 क्या हो गया, कट गया। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। बोलो, तो अभी देखो यहाँ पे देखो, अभी जो डेरिवेशन हम किए थे, इस डेरिवेशन में रेज कहाँ से कहाँ था बताओ, रेज था μ1 के तरफ से जा रहा था और μ2 के तरफ, मतलब रेज है 1 to 2, रेज है किधर से किधर, 1 to 2, रेज 1 to 2 है। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो देखो क्या बनेगा, 2 1, पहले देखो, पहले क्या है 2, बाद में क्या है 1। तो μ2 सब फॉर्मेट बता दिए रिजल्ट का, याद कोई एक को रख लो, ठीक है। सबसे बेसिक तो यही इक्वेशन है, बता दिए हैं कि बेसिक इक्वेशन तो यही, इसी से सब निकल सकता है। तो μ2/v माइनस μ1/u, देखो रेज कहाँ से कहाँ था, 1 से 2, तो फार्मूला बन गया 2 1 2 1, रेज 1 2, फार्मूला में बोलना है 2 1 2 1, बोलो बोलो मेरे साथ, रेज 1 2, रेज कहाँ से कहाँ, 1 से 2, फार्मूला में क्या बोलना है 2 1 2 1, μ2/v। अब रेज जिधर से जिधर जाएगा, रेज अगर 1 to 2 है, इस बात का मतलब है कि 2 के तरफ इमेज होगा और 1 के तरफ कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेज कहाँ से जा रहा है, 2 से 1 के तरफ, मतलब 1 में इस बार कौन होगा, इमेज होगा, और 2 में इस बार कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। देखो जब 1 में इमेज होगा तो पहले इमेज का बारी आता है, तो यहाँ पर पहले फार्मूला में क्या आ गया, 1। देखो रेज है 2 से 1, तो म्यू 1 2 1 2 है फार्मूला में, 1 2 1 2 डिवाइड बाय, देखो 1 के तरफ कौन है, इमेज है, फाइनली जहाँ रेज आ रहा है वहाँ इमेज होगा। तो μ1 के नीचे क्या लिखना है, v माइनस μ2 के नीचे क्या लिखना है, u, और में μ1 माइनस μ2/r लिखना है। बोलो दिमाग में बैठा बैठा कि नहीं बात। अब आते हैं इधर, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट फोकस क्या कहलाता है, तो फर्स्ट फोकस कहलाता है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सिंपल सा बात है भाई, दोनों तरफ फोकस बन सकता है ना, तो वो फोकस जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, उसको फर्स्ट फोकस कहते हैं।
और सेकेंड फोकस को ही मेन फोकस चाहे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो हम लोग इस F2 के बारे में ही बोलते हैं बाई डिफॉल्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, देन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेकेंड फोकस। तो देखो फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन याद रखो कि फर्स्ट फोकस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे। नहीं, ऑब्जेक्ट उस पॉइंट को फोकस कहेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगा। देखो मेन फोकस सेकेंड फोकस को कहते हैं, तो मेन वाला ये वो याद रख लो, तो उसका उल्टा फर्स्ट कर देना, तो सेकेंड फोकस मेन फोकस है। तो इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। जिस फोकस पे इमेज बनता है उसी को सेकेंड फोकस कहते हैं। ठीक है, देखा ये वो सेकेंड फोकस दिमाग में रखो, मेन फोकस होता है। अरे भाई तुमको पता है ना कि कोई बोलता है कि कन्वेक्स मिरर है, अगर ये मान लो कि कन्वेक्स मिरर है, मिरर ही रहता है मान लो, तो हम लोग बोलते हैं ना ये इसका सेंटर इधर है, फोकस इधर है। ठीक, तो अगर इमेज ऐसे, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे आता तो रेज ऐसे आता, और इधर इमेज मिल जाता है कि नहीं ऐसे, बताओ। डॉटेड लाइन से ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना, डॉटेड लाइन से ही मिलेगा, लेकिन मिल तो जाएगा नहीं। रिफ्लेक्शन के एग्जांपल में डॉटेड का है तो डायरेक्ट इसे रिफ्लेक्ट करेगा इधर से, मतलब सॉरी अभी रिफ्रैक्शन चल रहा है ना, अभी क्या चल रहा है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के एग्जांपल में रिफ्रैक्ट तो करेगा ही क्लियरली, तो इधर से जो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा इस तरह से, ये हमारा सेकेंड फोकस ही तो होगा। कन्वेक्स लेंस में भी करते हैं बात तो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, पैरेलल रे जैसे आया इस तरह से मिला, तो ये F2 कहलाता है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनना है, F2 पे। तो कोई भी चीज़ में इसी तरह से ना बोलते हैं, तो यही सेकेंड जो यही मेन हमारा फोकस हो गया। कहते हैं कि नहीं कि कन्वेक्स मिरर का फोकस लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसी बात को मान के ना पॉजिटिव कहता होगा। ठीक है, एयर में जब रखा हुआ है तब, हालांकि ठीक है, तो इन जनरल एयर में रहेगा अगर मान लो तो यही बात बोलता है लोग कि कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब एयर में रखा हुआ है तब। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया। तो बाय डेफिनेशन फर्स्ट फोकस ऑब्जेक्ट का वो वाला पॉइंट जहाँ पर इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि इमेज कहाँ बन जाए, इन्फिनिटी। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा दिए, म्यू है ना, इसको म्यू पढ़ेंगे, म्यू लिख दिए हैं, म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू। और वी कहाँ बनना है, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ इन्फिनिटी रख दिए, वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यू वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये यू पढ़ते हैं इसलिए यू लिख दिए हैं, तो वन बाई यू की जगह क्या रख देना, F1, तो माइनस वन बाई F1 आ गया, माइनस वन बाई क्या आ गया, F1 आ गया। और यहाँ म्यू माइनस वन बाई आर, तो म्यू माइनस वन बाई आर, तो यहाँ से F1 कितना आ गया, F1 आ गया देखो माइनस आर बाई म्यू माइनस वन आ गया। ऐसा समझ, अगर तुमको इस वाले फार्मूला में रखने का मन कर जाए कि नहीं सर हमको तो ये वाला फार्मूला याद रहता है कि रेज अगर 1 से 2 में जा रहा है तो यहाँ 2 1 है ना, रेज कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, 1 से 2, तो फार्मूला में 2 1 यूज होगा, तो म्यू टू बाई भी, क्योंकि 2 वाले में इमेज बन रहा होगा, तो म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो इस फार्मूला में भी तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो भी को इन्फिनिटी रख दो, ये वाला टर्म सुहा हो गया, और ये बन जाएगा म्यू वन, और यू की जगह क्या रख दो, F1 इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना, अपॉन में क्या रख दिए, आर रख दिए। तो यहाँ से भी F1 इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस म्यू वन टाइम्स आर डिवाइड बाई ये म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन है, डिवाइड बाई म्यू टू माइनस म्यू वन। ध्यान से देखो, तो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिवाइड कर देंगे तो ये देखो म्यू जो इन जनरल लिखा हुआ है एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में ये म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन ही लिखा हुआ है, जैसे लिखना हो, और चाहे एग्जाम में जैसे पूछ ले। ठीक है, सेकंड फोकस के बारे में क्या बताया था कि सेकंड फोकस हमारा मेन फोकस होता है, देखो लिख भी दिए, सेकंड फोकस मेन फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस ये वो फोकस होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा।
देखो सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू वन माइनस वन रख दी, तो वी के जगह पर क्या रख दी F2 और वन बाई यू इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो यहाँ से F2 आ गया म्यू टाइम्स ऑफ आर अपन में म्यू माइनस वन। ठीक है, तब देखो माइनस हटा दो तो आर अपॉन म्यू माइनस वन क्या था, F1 था, आर अपॉन म्यू माइनस वन क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। या फिर उसके तरह देख लो कि आर अपॉन म्यू माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, माइनस F1 लिख सकते हैं, माइनस F1, तो यू इंटू F1 माइनस में इधर जाके क्या हो गया, लेफ्ट साइड जाके प्लस हो गया, तो म्यू इंटू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये मान लो एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए दे देगा, प्रूफ डेट म्यू टाइम्स ऑफ फर्स्ट फोकस प्लस सेकेंड फोकस इज इक्वल्स टू जीरो। या फिर इसी इसी को उस फॉर्मूला से रखते तब क्या होता, तब ये जैसे F1 यहाँ पे ये आ गया है, उसी तरह से F2 भी यहाँ तो कुछ निकल के आ जाना चाहिए था ना, खुद कर लेना ये वाला चीज़। चलो बता देते हैं, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन। अच्छा ये हम क्या मान के बना रहे हैं कि रेज कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, वन से टू, रेज कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, वन से टू, और टू से वन कहेगा तो फार्मूला बता ही सिखाई दिए कैसे करना, रेज वन से टू तो फार्मूला में टू वन आना चाहिए, अपॉन में यहाँ पे आर। देखो वी के जगह रख दो F2, आई यू के जगह रख दो इनफाइनाइट, तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा टर्म तो जीरो हो गया, तो यहाँ से आएगा तुम्हारे पास म्यू टू बाई F2 इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये देखो F2 कितना आ गया, F2 आ गया आर इंटू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू टू माइनस म्यू वन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ म्यू वन इंटू आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ पे क्या आ गया, F2 इक्वल टू आर इंटू म्यू टू अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, तो इस दोनों को रिलेट करके और लिख लेना, जो पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन में, इसे तो लिखना सिखा दिए, बट सिंपल एग्जाम में अगर ये वाला फॉर्मूला पूछता है तो आसान रहेगा थोड़ा सा। चलो अब देखो कॉनकेव सरफेस के लिए मान लो अगर बाय डिफॉल्ट पूछ ले, है ना, मतलब मे भी पूछ ले, सीखने में क्या है हर्ज है, तो ये कॉनकेव सरफेस ऐसे बना लेना, सारा कहानी वही रहेगा कि इधर मीडियम रखा हुआ है डेंसर है म्यू टू, और ऑब्जेक्ट अभी भी रियरर मीडियम है, मतलब रेज अभी भी वन से टू जा रहा है, रेज अभी भी वन से टू जा रहा है, तो फाइनल फार्मूला टू वन वाला ही बनेगा। तो देख लो इसका भी डेरिवेशन जब कर देगा तो फार्मूला लास्ट में, अभी तो हम इसमें ऐसे लिख दिए, लेकिन देखो ये फार्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, टू से वन से टू जा रहा था, तो रेज फार्मूला क्या होगा, म्यू टू म्यू टू म्यू वन टू वन, रेज कहाँ से कहाँ है, वन टू टू के लिए। ठीक है, तब देखो क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट से एक रेज ले जाना और ऑब्जेक्ट के पास में एंगल बना लेना अल्फा, ये कनकेव सरफेस एक सर्कल इधर बना लेना ऐसे इमेजिनरी, तो उस सर्कल का एक्चुअल में स्फीयर है, तो उस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा, स्फीयर से जोड़ने वाला लाइन हमारा क्या होता है, नॉर्मल। अच्छा इसका रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से, है ना, यहाँ पे ये स्फीयर नॉर्मल यहाँ पे चला गया, तो ये इंसिडेंट रे जैसे गया ना, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना था, आई। अब यहाँ से देखो नॉर्मल से जाना चाहिए था इस रेज को ऐसे सीधे, लेकिन डेंस रेयरर से इस बार डेंसर में घुस रहा है ना, डेंसर में एंगल बेंड कर जाता नॉर्मल की तरफ, ये रेज इधर जाना चाहिए था लेकिन रेज इधर बेंड कर गया, नॉर्मल से बेंड जिधर कर गया, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रही है तो वो एंगल आर यहाँ बन गया। अब इसको पीछे यही गलती हो सकता है एग्जाम में, इसको पीछे एक्सटेंड कराओगे ना तो यहाँ पर इमेज यहाँ बनेगा, क्योंकि एक रेज ऐसे जा रहा होगा ना डायरेक्ट, तो ये एक रिफ्रैक्टेड रे और दूसरा रिफ्रैक्टेड रे यहाँ है, एक रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जा रहा है और यहाँ, तो इस साइड तो मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि ये इधर जा रहा होगा ये इधर, इसलिए इसको पीछे मिलाना पड़ जाता है, तो पीछे मिलाएंगे तो इमेज यहाँ बना देगा, ध्यान रहेगा ये बात, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज बीच में है, सी इधर है, ओ आई सी, इसमें इस बात को याद रखना खाली, ऑब्जेक्ट के पास एंगल अल्फा बनता है, इमेज के पास एंगल बीटा बनता है, और सी ए पे थीटा बनता है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे, बात खत्म। अब अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा, तुमको ये चीज़ करना है, ये स्नेल्स लॉ लगाना है, ये वाला रिलेशन लिखना है, उसके बाद हमको आई इज इक्वल्स टू क्या कर लेना है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आएगा, देखो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू बड़े वाले ट्रायंगल में देखो थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा हो जाएगा,
तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे आई इजिकल टू थीटा माइनस अल्फा। और आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आर कहाँ बन रहा है, यहाँ पे आर बन रहा है, तो इसके पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये नॉर्मल से और ये पीला वाला लाइन जो रिफ्लेक्टेड लाइन है इसके बीच का एंगल यहाँ आर है ना, तो बीटा प्लस आर इजिकल टू थीटा। देखो बीटा प्लस आर इजिकल टू थीटा, तो आर इजिकल टू क्या आ गया, थीटा माइनस बीटा। तो इस तरफ से अच्छा, इस बार देखो तीनों चीज़ इधर ही है, तो तीन माइनस आर माइनस वी माइनस यू, तीनों क्या है, माइनस में ही लगा हुआ है। जब इक्वेशन को ऐसे बना लेंगे और टेन का अप्लाई कर लेंगे, टेन जब अप्लाई करके इस पर सिखा भी दी है कि बिना डायग्राम देखे कैसे देखना है, और उस तरह से यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन लिखने के बाद हमारे पास ये वाला फॉर्मेट आ गया। चलो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगला टॉपिक हम लोग लेंस मेकर फार्मूला का देखेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।